बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि हम इंडो पाक हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं वन पेपर एग्जाम के हवाले से। आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर होने वाली तमाम जो 26 अमेंडमेंट्स हैं, 26 अमेंडमेंट्स, उनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जी। पहले हम 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसका जो है वो ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं। इसका जो रिव्यू हम पिछली हिस्ट्री में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने पाकिस्तान अफेयर्स की हिस्ट्री डिस्कस की थी 1971 से लेकर 1999 तक, जो कि हमारा पार्ट यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। देखिए जी, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज एक्चुअली द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का ये तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे पहले 1958 में और 1962 में दो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के एनेक्ट हो चुके हैं और उनको एब्रोगेट भी कर दिया जा चुका है। एक 1958 में जब मार्शल लॉ लगा था, और एक जो है वो 1969 में जो सेकंड मार्शल लॉ लगा था यहिया खान का, उसमें 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया गया था। उसके बाद 1971 का इंसिडेंट होता है। जो कंट्री है वो उसकी जो होती है वो सेग्रीगेशन हो जाती है इंटू बांग्लादेश एंड वेस्ट पाकिस्तान, और उसके बाद भुट्टो साहब की क़यादत में जो है वो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया जाता है। तो इसके बारे में कुछ देख रहे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट वाज अडॉप्टेड बाय पार्लियामेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो। जो प्राइम मिनिस्टर जो थे पाकिस्तान के वो जुल्फकार अली भुट्टो थे, उनकी क़यादत में जो है वो 1973 का आइन बनाया गया। It was unanimously approved by the fifth parliament। जिस पार्लियामेंट ने इस कानून को अप्रूव किया वो पांचवी पाकिस्तान की मुंतखब पार्लियामेंट थी। और ये जो लॉ है, ये जो आइन है, इसको 10 अप्रैल को जो है वो मंजूर किया गया था, और मुल्क के अंदर जो है वो 14 अगस्त 1973 को इसको पूरे मुल्क में लागू कर दिया गया था। इसके अलावा मजीद पॉइंट देखिए इसके मुतालिक। ये जो लॉ है, इस लॉ के मुताबिक हमारी जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल से मुराद ये है कि जो पार्लियामेंट है वो दो ऐवान पर मुश्तमिल है। ऐवान बाला जिसको हम सेनेट बोलते हैं, और ऐवान ज़ेरी जिसको हम कौमी असेंबली बोलते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी टोटल जो है वो 280 आर्टिकल्स हैं और 7 इसके शेड्यूल्स हैं। अब इसके बाद देखिए, जो प्रेसिडेंट है इसमें वो सेरेमोनियल हेड है स्टेट का। द हेड ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सरबराह है वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। यानी जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, वो सारी वो वजीर आजम के पास है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इस्लाम है उसको स्टेट रिलीजन का स्टेटस दिया गया है, और इसमें जो है वो इस्लामिक लॉज को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखें। अब हम जो है वो इस कानून में, इस आइन के अंदर होने वाली जो अमेंडमेंट्स हैं, उनमें से कुछ अमेंडमेंट्स को जो है वो पास नहीं किया गया, बट मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स जो पास हो गई थी, उनको हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करते हैं कि वो जो अमेंडमेंट है वो किस डेट को पास हुई है और उसका बेसिक पर्पस क्या है। जस्ट इसको डिस्कस करेंगे, एंड एट द एंड वी विल डिस्कस द 26th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली अमेंडमेंट देखिए जी। पहली अमेंडमेंट जो है वो 4 मई सन 1974 को इसको पास किया गया था, और इसका पर्पस क्या था, इसमें जो है वो पाकिस्तान की ईस्टर्न बाउंड्रीज को रिकॉग्नाइज किया गया था आफ्टर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। इससे पहले जो पाकिस्तान है वो ईस्ट पाकिस्तान यानी ईस्ट विंग और वेस्ट विंग पर कंसिस्ट करता था। जब 1971 में सेपरेशन हो जाती है बांग्लादेश के बाद, तो पाकिस्तान की बाउंड्रीज को रीडिफाइन किया जाता है, और उसकी डेफिनेशन जो है वो प्रॉपरली आइन के अंदर जो है वो शामिल कर दी जाती है। सो दैट वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट। सेकेंड अमेंडमेंट देखें। सेकेंड अमेंडमेंट जो है वो 7 सितंबर 1974 को होती है, और इस अमेंडमेंट के रूह से जो कादियानी हैं, जिनके पेशरों ने नबूवत का झूठा दावा किया था, उसको जो है वो पाकिस्तान के कानून के अंदर बाकायदा लीगली उस फिरके को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था, और फॉर द फर्स्ट टाइम इस कानून के अंदर जो है वो मुसलमान की डेफिनेशन की गई थी कि हर वो शख्स मुसलमान है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, और जो आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। इस शिक की रूह से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों का
मुसलमान होना जरूरी है। तो इस अमेंडमेंट को किया गया था 7 सितंबर जो है वो 1974। नेक्स्ट देखें, जो थर्ड अमेंडमेंट है वो 18 फरवरी 1975 को अमेंडमेंट होती है, और इसका मकसद क्या था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है किसी भी बंदे की, उसको आप जो है वो 1 मंथ से इंक्रीज करके 3 मंथ कर दिया गया था। यानी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो किसी भी बंदे को पकड़कर 3 माह तक अपनी हिफाजती तहवील में रख सकती है। नेक्स्ट अमेंडमेंट देखें, फोर्थ अमेंडमेंट 1975 में होती है। डेट है इसकी 25 नवंबर 1975 को फोर्थ अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट पास करती है। ये अमेंडमेंट जो है ये जुडिशियल रिव्यूज ऑफ लॉ के मुतालिक है और रेगुलेशन ऑफ द डिटेंशन ऑफ पर्संस, यानी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो जब सर्टेन पर्सन को अपने डिटेंशन में लेते हैं तो उसके पीरियड को रीडिफाइन किया गया। नेक्स्ट देखें जी, फिफ्थ अमेंडमेंट पास होती है सितंबर 5 1976 को, और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था जी जो जुडिशरी है और जो जजेस हैं उनकी एज लिमिट को रिड्यूस करना और उनके अपॉइंटमेंट के तरीकाकार को रीडिफाइन करना। सो दैट वाज द पर्पस ऑफ फिफ्थ अमेंडमेंट। नेक्स्ट देखें, सिक्स्थ अमेंडमेंट 1976, दिसंबर 31 1976 को जो है वो सिक्स्थ अमेंडमेंट होती है। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था जी कि एक्सटेंशन ऑफ द टेन्योर ऑफ द जजेस के टेन्योर में जो है वो एक्सटेंशन की गई थी। दैट वाज द पर्पस ऑफ सिक्स्थ अमेंडमेंट। नेक्स्ट देखें जी, सेवंथ अमेंडमेंट को पास किया गया 16 मई 1977 को, और इस अमेंडमेंट के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है उसको ये इख्तियार दिया गया कि वो पब्लिक से डायरेक्ट रेफरेंडम के जरिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल कर सकता है। दैट अमेंडमेंट वाज मेड बाय मिस्टर भुट्टो इन ऑर्डर टू सिक्योर हिज पोजीशन एज प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखें जी, एट अमेंडमेंट 1985, ये ज़ियाउल हक के मार्शल के दौर में अमेंडमेंट की गई थी, और इस अमेंडमेंट की तारीख है 11 नवंबर 1985 को ये अमेंडमेंट की जाती है। और इस अमेंडमेंट की रूह से जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है और उनको एक खुसूसी पावर दे दी जाती है कि वो जब चाहें जो नेशनल असेंबली है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नाइन्थ अमेंडमेंट 1985, ये जो नाइन्थ अमेंडमेंट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लेकिन इसको लागू नहीं किया जा सका, इसको पास नहीं किया जा सका। ये अमेंडमेंट है जी कि दिस अमेंडमेंट वाज प्रपोज्ड टू मेक शरिया द सुप्रीम लॉ इन पाकिस्तान। शरीयत को पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ बनाने के लिए इस अमेंडमेंट को पेश किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस अमेंडमेंट वाज नॉट पास्ड। नेक्स्ट देखें, टेंथ अमेंडमेंट। ये टेंथ अमेंडमेंट होती है जी 29 मार्च सन 1987। 29 मार्च 1987 को जो है वो 10th अमेंडमेंट होती है, और इसका मकसद ये है कि नेशनल और सेनेट का जो इजलास है उसकी जो रिसेस जो उसका पीरियड है उसको कम करना। इससे पहले जो मैक्सिमम गैप था 2 सेशंस के दरमियान वो 160 डेज का था, यानी 160 दिन तक जो है वो इजलास को मुलतवी किया जा सकता है। लेकिन इस अमेंडमेंट के रूप से इस पीरियड को कम करके 130 दिन कर दिया गया, यानी 130 दिन के अंदर अंदर जो है वो सेनेट का या नेशनल असेंबली का इजलास बुलाना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए जी, अमेंडमेंट नंबर जो है वो 11, दैट वाज इन 1989, और ये अमेंडमेंट भी इनेक्ट नहीं हुई थी, ये भी पास नहीं हो सकी थी। इसका पर्पस क्या था? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स के मुतालिक जो है ये तरमीम पेश की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस अमेंडमेंट वाज नॉट पास्ड। नेक्स्ट देखें, 12th अमेंडमेंट 1991, 28 जुलाई 1991 को ये अमेंडमेंट की गई थी, और इस अमेंडमेंट का मकसद था स्पेशल कोर्ट्स का क्याम, स्पेशल कोर्ट बनाना, ठीक है, जिसको मिलिट्री कोर्ट्स कहते हैं, उसका क्याम, और इसके अलावा टेररिज्म से मुतालिक जो है वो सर्टेन ऑफेंस जो है उनके स्पीडी ट्रायल के लिए इन अदालतों को कायम किया गया, और इस मकसद के लिए जो है वो आइन में तरमीम की गई। एक्चुअली 1991 जो कराची के हालात है वो बहुत ज़्यादा मखदूश थे, टेररिज्म बढ़ चुकी थी, भत्ताखोरियाँ और कत्ल व गारत, उसको कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने स्पेशल कोर्ट्स कायम किए थे जिसके अंदर दहशतगर्दों के स्पीडी ट्रायल किए गए थे। तो इस मकसद के लिए ये जो 12th अमेंडमेंट
अमेंडमेंट है 1991 के अंदर ये की गई। नेक्स्ट देखें 13th अमेंडमेंट 1997, 3 अप्रैल 1997 को ये अमेंडमेंट होती है और ये बड़ी स्पेशल अमेंडमेंट थी जिसमें जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि 1997 में पीएमएलएन ने 2/3 मेजॉरिटी हासिल की थी। तो इस मेजॉरिटी को हासिल करने के बाद सबसे पहले जो काम किया गया वो प्रेसिडेंट की वो पावर जो ज़ियाउल हक ने हासिल की थी असेंबली तोड़ने वाली, जिसको हम 58(2)B कहते हैं, उसको खत्म कर दिया गया। और इस पावर को खत्म करने के बाद जो प्रेसिडेंट हैं अब वो किसी भी सूरत असेंबली को तोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट देखें 14th अमेंडमेंट 1997। 14th अमेंडमेंट जो है वो 4 जुलाई 1997 को होती है और इसका मकसद है स्ट्रेंथन एंटी डिफेक्शन लॉज टू प्रिवेंट पार्लियामेंटेरियंस फ्रॉम स्विचिंग पार्टीज। ये हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए अमेंडमेंट की गई थी कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपनी ड्यूरिंग द सेशन या ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट्स अपनी वफादारियां जो है वो अपनी पार्टी से तब्दील ना करें, तो उसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट स्लाइड देखें जी। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 1998 15th अमेंडमेंट, 15वीं तरमीम। ये क्या है? इसको प्रपोज तो किया गया था लेकिन इसको इनेक्ट नहीं किया गया था। एक्चुअली ये तरमीम भी शरीयत को सुप्रीम लॉ बनाने के लिए थी, लेकिन अगेन ये जो है वो जो अमेंडमेंट पास नहीं हो सकी। इसके अलावा इस तरमीम के अंदर जो पाकिस्तान के वजीर आज़म थे उस वक्त के नवाज शरीफ, उनको अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर करने की भी तजवीज़ दी गई थी, लेकिन सर्टेन वजूहात की बिना पर ये तरमीम जो है वो पास नहीं हो सकी। नेक्स्ट तरमीम है जी 16th अमेंडमेंट। ये जो है वो 5 अगस्त 1999 को ये तरमीम जो है वो मंजूर होती है और बेसिकली ये कोटा सिस्टम के बारे में 1973 में एक शिक डाली गई थी कानून के अंदर कि 10 साल तक जो फार फॉरलॉन्ग एरियाज हैं जहां पर कोई एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं है, जहां पर कोई इतनी प्रोग्रेस की फैसिलिटीज नहीं है, उन एरियाज के अंदर 10 साल के लिए कोटा सिस्टम राइज किया जाए, यानी उनको मुलाजमतों के अंदर जो है वो स्पेशल कोटा दिया जाए। फिर 1985 में ये जो अमेंडमेंट थी 1985 में इसको बढ़ाकर जो है वो 20 साल तक कर दिया गया। तो 20 साल तक करके ये 10 साल मजीद बढ़ा दी गई। उसके बाद फिर 1999 में ये दोबारा अमेंडमेंट आती है और उसको मजीद 20 साल तक इस कोटा सिस्टम को बढ़ा दिया जाता है, यानी टोटल 40 साल तक जो है वो ये जो कोटा सिस्टम है वो राइज रहेगा फार फॉरलॉन्ग एरियाज के अंदर। नेक्स्ट तरमीम देखें जी 17th अमेंडमेंट। ये मुशर्रफ दौर की तरमीम है। दिसंबर 31 यानी 31 दिसंबर 2003 को ये तरमीम होती है और इसने फिर वही जो पावर है प्रेसिडेंट की जिसके तहत वो नेशनल असेंबली को किसी भी वक्त डिसॉल्व कर सकता है, वो प्रेसिडेंट को वापस दे दी गई थी। यानी 58(2)B जो है वो मुशर्रफ साहब ने अपने कब्जे में की थी ताकि वो किसी भी वक्त जो है वो उस असेंबली को तोड़ सके। तो ये जो है 17वीं तरमीम। नेक्स्ट देखें 18th अमेंडमेंट 2010। ये जब 2008 में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्ट्रेन होती है तो उसके बाद जो है वो ये सबसे पहली तरमीम जो की गई 18वीं तरमीम। इसमें एक तो जो है वो सूबों को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, सूबों को खुद मुख्तारी दी गई, जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसको सूबों को दे दिया गया और इसके साथ साथ जो है वो मेन चीज जो पावर है प्रेसिडेंशियल पावर असेंबली को तहलील करने की वो दोबारा से जो है वो खत्म कर दी गई, 58(2)B जो है वो खत्म कर दी गई। नेक्स्ट देखें जी अमेंडमेंट नंबर 19th अमेंडमेंट जो है ये 1 जनवरी 2011 को होती है और इसका पर्पस क्या है? क्लैरिफाइड द प्रोसेस फॉर अपॉइंटिंग जजेस टू द सुपीरियर कोर्ट्स। सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर जजों के जो अपॉइंटमेंट्स है उसके तरीकाकार को रीडिफाइन किया गया। नेक्स्ट देखें अमेंडमेंट नंबर 20th अमेंडमेंट जो है 2012 के अंदर कब होती है जी? 28 फरवरी 2012 की अमेंडमेंट होती है और इसमें जो न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए जो है वो उसके तरीकाकार को वज़ा किया गया था। सो दैट वाज द 20th अमेंडमेंट। नेक्स्ट देखें जी 21st अमेंडमेंट 2015। इसकी जो डेट है पास होने की वो है 7 जनवरी 2015 को ये अमेंडमेंट जो है वो पास हुई थी और इस अमेंडमेंट का पर्पस क्या था? मिलिट्री कोर्ट्स को एस्टेब्लिश करना फॉर 2 इयर्स। जैसे कि आप जानते हैं 2014 में 16 दिसंबर 2014 को एक दिल खराश वाक़या होता है एपीएस में दहशतगर्दी का और 100 से ज़ायद बच्चों को जो है वो दहशतगर्द कत्ल कर देते हैं, शहीद कर देते हैं। तो उसके तनाज़र में मुल्क के अंदर जो है वो एंटी टेररिस्ट
जो ऑपरेशंस हैं उनको स्पीड अप किया गया और दहशतगर्दों के स्पीडी ट्रायल के लिए जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को बनाया गया और उसकी मुद्दत जो है वो 2 साल रखी गई कि 2 साल तक जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो अपनी प्रोसीडिंग्स जारी रखेंगे दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट देखें जी 22nd अमेंडमेंट, ये 9 जून सन 2016 को जो है वो अमेंडमेंट हुई थी और इसमें जो है वो क्वालिफिकेशन फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो उसके मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन के तरीकाकार को चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट देखें जी 23rd अमेंडमेंट, 23rd अमेंडमेंट जो है वो 2017 को हुई थी 7 जनवरी 2017 को और इससे तो 2 साल पहले जो मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी उसके अंदर मजीद जो है वो 2 साल की एक्सटेंशन दे दी गई। एक्चुअली जब 2014-15 के अंदर जो है जब मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी तो उनका जो ड्यूरेशन है वो 2 साल तक रखा गया था, जो कि जनवरी में उसका 2 साल पूरे हो गए थे और स्टिल अभी पूरे मुल्क में मिलिट्री ऑपरेशंस जारी थे तो उनको जो है वो कंटिन्यू करने के लिए मजीद 2 साल की एक्सटेंशन दे दी जाती है। नेक्स्ट देखिए 24th अमेंडमेंट 2017, ये पास होती है 19 दिसंबर 2017 को और इस अमेंडमेंट के अंदर जो है वो नेशनल असेंबली की सीट्स को रीएलोकेट किया जाता है। जैसे कि आपके नॉलेज में है 2017 में पाकिस्तान के अंदर एक सेंसस होता है, उसमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन को रीकाउंट किया जाता है और उस बेस पर जो है वो दोबारा से हल्का बंदियां हुई और जो है वो कौमी असेंबली की जो सीट्स हैं उनको जो है वो रीएलोकेट किया जाता है। सो दैट वाज द 24th अमेंडमेंट। 25th अमेंडमेंट देखिए जी 31 मई सन 2017 को जो है वो 25वीं अमेंडमेंट होती है और इस 25वीं अमेंडमेंट के अंदर जो है वो फाटा के जो इलाके हैं फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज जो हैं जो एजेंसीज हैं उनको जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जम कर दिया जाता है। पहले ये जो एरियाज थे ये डायरेक्टली इस्लामाबाद के कंट्रोल में थे, लेकिन इस तरमीम के बाद इन एरियाज को बकायदा प्रोविंशियल पार्ट बना दिया गया खैबर पख्तूनख्वा का। दैट वाज द 25th अमेंडमेंट। ये ब्रीफ हिस्ट्री थी जी 25 अमेंडमेंट्स की और अब हम जो मेन हमारी अमेंडमेंट्स हुई है रिसेंटली जो कि करंट अफेयर का भी टॉपिक है हमारा 26th अमेंडमेंट, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। 26th अमेंडमेंट जो है ये पास होती है 21 अक्टूबर 2024 में। 21 अक्टूबर जो है वो 2024 को ये अमेंडमेंट पास होती है और इस बिल की टोटल जो है वो 27 क्लॉजेज हैं। दिस बिल कंटेन 27 क्लॉजेज और इसको जो नेशनल असेंबली जो है वो 2/3 मेजोरिटी से पास करती है और टोटल जो है वो 225 मेंबर्स जो हैं वो इस अमेंडमेंट के हक में वोट देते हैं। इस तरह जो 26th अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन जाती है। देखते हैं जी कि इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है एक नया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में मुतारफ कराया गया, अ न्यू आर्टिकल 9A। इस आर्टिकल के तहत जो हर पाकिस्तानी है उसका राइट है अ क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, कि हर पाकिस्तानी को साफ सुथरा और अच्छा और बगैर किसी आलूदगी के बगैर किसी पोल्यूशन के एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, उसमें रह सके, तो इसका बुनियादी राइट है, इसको शामिल किया गया। इसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ रिबा, सूद के खात्मे की एक नई शिक डाली गई और जो सूद का खात्मा है उसको मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए जनवरी 1 2028 यानी 1 जनवरी 2028 तक की डेडलाइन दी गई है कि 1 जनवरी 2028 के बाद मुल्क में जो रिबा का निजाम है बैंकिंग के अंदर उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो इसकी तीसरी जो इसके अंदर अमेंडमेंट है जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड प्रोटेक्शन, ये जो है अमेंडमेंट की गई है आर्टिकल नंबर 48(4) के अंदर। तो उसमें एक क्लैरिफाई किया गया है कि कोई भी एडवाइस जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को देता है तो उस एडवाइस को किसी भी सूरत किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इससे पहले ये था कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को किसी भी मामले में तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन इस कानून बनने के बाद कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर फैसला करता है और उसकी समरी भेजता है प्रेसिडेंट को तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। रिवीजन टू द आर्टिकल 177, इसमें जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज आने हैं उनकी क्वालिफिकेशन को रिडिफाइन किया गया है। तो उसकी क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है कि उन्होंने एज ए हाई कोर्ट जज 5 ईयर तक काम किया हो या हाई कोर्ट में 15 साल तक प्रैक्टिस की हो। कोई भी लॉ पढ़ने वाला बंदा, लॉ जानने वाला बंदा जो लॉ ग्रेजुएट है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का क्राइटेरिया ये है कि या तो उसने 15 साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो या उसने 5 साल तक जो है वो हाई कोर्ट का जज रहा हो। तो ऐसा बंदा जो है सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात होने का अहल होता है।
नेक्स्ट है जी एक अहम जो पॉइंट जिसमें जो चीफ जस्टिस है उसकी अपॉइंटमेंट का तरीकाकार तय किया गया है। पहले ये था कि जो सबसे सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस था वो चीफ था जो जस्टिस था सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल जस्टिस, वो चीफ जस्टिस बनता था। लेकिन इस कानून के मुताबिक जो तरीकाकार है उसको तब्दील इस तरह किया गया कि एक पार्लियामानी कमेटी बनाई जाएगी जो कि सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। उसके जो मेंबरान है उसकी प्रोपोर्शन जो है वो वही होगी जो मुख्तलिफ जमातों की पार्लियामेंट और सेनेट के अंदर, यानी उसी प्रोपोर्शन से नुमाइंदगी उस कमेटी के अंदर मुख्तलिफ जमातों को दी जाएगी। और वो जमातें जो है वो अपनी रिकमेंडेशन जो है यानी जो 3 बंदे जो टॉप सीनियर होंगे उनकी लिस्ट जाएगी उस कमेटी के पास, और वो कमेटी उन 3 में से किसी एक जज को जो है वो चूज करके प्राइम मिनिस्टर को भेजेगी और प्राइम मिनिस्टर फिर समरी को भेजेगा प्रेसिडेंट के पास। तो इस तरह जो है वो चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार जो है वो तय किया गया है। तो ये थी जी टोटल 26 अमेंडमेंट्स। आई होप कि इसको अच्छी तरह आपने इसका नॉलेज गेन किया होगा। तो अगर आपने एमके प्रिपरेशन का जो चैनल है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिए ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहिए। अगली वीडियो के लिए दोबारा हाजिर होंगे। मुझे दे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।